बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले कोरोना वायरस की बात करेंगे। मुल्तान में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3 मरीज जान की बासी हार गए। मुल्तान में अमवात की मजमूई तादाद 337। निस्तर अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 48। 16 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 3 मरीजों का वेंटिलेटर पर इलाज जारी। मुल्तान में कोरोना के वार जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3 मरीज जान की बाजी भी हार गए। मुल्तान में अमवात की मजमूई तादाद 337 हो गई। निश्तर अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 48 तक पहुंच गई है, जबकि 16 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनमें से 3 मरीजों को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। मोहसिन, आप बताइए वहां पर क्या सूरत हाल है? डेरा गाजी खान में आज भी कोरोना के 15 मजीद मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और पूरी डिवीजन के अंदर ये नंबर जो है सबसे ज्यादा मुजफ्फरगढ़ से आए हैं। 11 मरीज जो हैं वो BSL-3 लैब में पॉजिटिव निकले हैं मुजफ्फरगढ़ से, जबकि 2 मरीज डेरा गाजी खान शहर से हैं। लिया से भी 2 मरीज हैं, जबकि राजनपुर के 3 नंबर इसमें शामिल हैं। और अब तक दूसरी लहर में कोरोना की ये मरीजों की तादाद 807 तक पहुंच गई है, जबकि अभी भी टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान के आइसोलेट वार्ड के अंदर 15 मरीज एडमिट हैं, जिनमें से 2 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। अस्पताल के मुताबिक 6 मरीजों में से ऐसे मरीज जो दाखिल हैं उनमें 6 मरीज ऐसे हैं जिनमें कोरोना मुस्बत आ चुका है, उनकी रिपोर्ट्स कंफर्म हो गई हैं, जबकि 6 मरीजों की अभी रिपोर्ट्स का इंतजार है, जबकि बाकी जो मरीज हैं उनकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। इसी तरीके से डेरा गाजी खान के अंदर जो सबसे बड़ा अहम पॉइंट है वो टीचिंग हॉस्पिटल है, जबकि दीगर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको सख्ती से इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जो कि स्टैंडर्ड्स नहीं रखते हैं कोरोना के वार्ड्स होने का। तो जितने भी मरीज आ रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर उनको रेफर किया जा रहा है। 24 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। अपडेट करने के लिए मोहसिन आपका शुक्रिया। बहावलपुर में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक शख्स जान की बासी हार गया। कुल तादाद 97 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 556। एक दिन में रिकॉर्ड 174 मरीज भी सेहतयाब हुए। सिविल अस्पताल बहावलपुर में 36 मरीज ज़ेर इलाज। 10 की हालत तशवीशनाक। 10 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मजीद एक शख्स जान की बाजी हार गया है। कुल तादाद 97 हो गई। बहावलपुर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 केसेस भी रिपोर्ट हुए, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 556 बताई गई। एक दिन में रिकॉर्ड 174 मरीज भी सेहतयाब हो चुके हैं। सिविल अस्पताल की बात करें तो सिविल अस्पताल बहावलपुर में 36 मरीज इस वक्त ज़ेर इलाज है। 10 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रहीमर खान में कोरोना वायरस की 2 मरीजों में मजीद तस्दीक हो गई। कोरोना वायरस का शिकार एक मरीज भी जाँ बहक हो गया है। रहीमर खान में कोरोना वायरस के 209 मरीज ज़ेर इलाज है। ब्यूरो चीफ आसिम सदीक अपडेट करेंगे। रहीमर खान में आज कोरोना वायरस के 2 मरीजों की तस्दीक हुई, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक रिपोर्ट जो है वो सरकारी लैब से पॉजिटिव हो रही है, एक प्राइवेट लैब से ये पॉजिटिव आए हैं। इस वक्त रहीम यार खान में 209 मरीज कोरोना वायरस से मुतासरा ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 198 घरों में करंतना है। रहीम यार खान में एक खातून 60 साल शमीम बीबी जिसका मोहल्ला सादात से ताल्लुक था वो जाँ बहक हुई हैं, और दूसरे फेज में जाँ बहक होने वाले मरीजों की तादाद 14 हो गई है। और अब तक रहीम यार खान में कोरोना वायरस से वजह से जाँ बहक होने वाले मरीजों की तादाद जो है वो 84 हो चुकी है। रहीम यार खान में जो 2 मरीज यहाँ पर पॉजिटिव आए हैं उनमें 58 साल सखावत अली हैं जिनका ताल्लुक सोचक से है, और इससे अलावा 22 साल अब्दुल गफ्फार हैं जिनका ताल्लुक लियाकतपुर के इलाके। शुक्रिया आपका। उधर मुजफ्फरगढ़ में भी कोरोना के वार जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक कोरोना का मरीज जिंदगी की बासी हार गया। रजब तैयब उर्दगान अस्पताल में कोरोना के 7 नए केसेस रिपोर्ट हुए। डीसी हेडक्वार्टर अस्पताल में कोरोना के 6 मरीजों का इलाज जारी। शहरी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें, महकमा सेहत ने ऐसा कहा है। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस के वार जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान एक कोरोना का मरीज जिंदगी की बाजी भी हार चुका है। मुल्तान शहर में साफ पानी की फराहमी का मुकम्मल होने वाला बड़ा मनसूबा नाकाम हो गया। इंतजामिया और मुलाजमीन की अदम दिलचस्पी। शहर के स्कूलों में लगाए गए 100 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से
बेशतर बंद हो गए। प्लांट्स बंद होने से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। अपडेट करेंगे इस हवाले से गौहर रहमान। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब का बड़ा शहर मुल्तान आज 21वीं सदी में भी साफ पानी की सहूलत से महरूम दिखाई देता है। शहर ओलिया में जो साफ पानी के मसाइल हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इंतजामिया की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का एक मंसूबा शुरू किया गया, जिसके तहत शहर ओलिया के जो स्कूल्स हैं, जो तमाम ही यूनियन काउंसिल में, वहां पर 100 के करीब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए। लेकिन ये करोड़ों रुपए का मंसूबा मुकम्मल होने के बाद जो है अदम तवज्जुही की वजह से आज जो है तमाम जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो बंद दिखाई देते हैं। इस वक्त हम एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है। ये लाखों रुपए की लागत से ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है यहाँ पर बनाया गया था स्कूल के अंदर। इसके ऊपर तख्ती भी लगाई गई है, इफ्तिताह हुआ, उसके चंद अरसे बाद ही चलने के बाद जो है आज इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के अंदर ताले लगे हुए हैं। और इन तालों की कंडीशन भी ये है कि इन्हें हाथ भी नहीं लगाया जा सकता, इन्हें कितने अरसे से जो है खोला नहीं गया है। और ये गर्द, मट्टी, धूल ये यही बता रही है कि ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एक तवील अरसे से डिसफंक्शनल है। इसके साथ साथ 300 फुट का जो बोर किया जाता है उसमें जो पानी निकलता है वो सिर्फ काबिले इस्तेमाल है। आप उससे घर का काम कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, लेकिन वो भी जो है पीने के काबिल नहीं है। 400 फुट के ऊपर जो बोर किया जाता है, ट्यूबवेल लगाए जाते हैं, वो पानी किसी हद तक जो है काबिले इस्तेमाल है। शहर ओलिया के शहरियों का यही मुतालबा है। इंतजामिया की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से जो शहर में 100 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं, इन्हें पानी पीने के काबिल नहीं है। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। मुल्तान वासा की बात करेंगे। मुल्तान में यूसी 43 के इलाका वकील वासा के खिलाफ फट पड़े। इलाका 3 साल से सीवरेज के पानी का कोई बंदोबस्त नहीं किया जा सका। सीवरेज का पानी पीने के पानी की लाइन्स में शामिल होने लगा है। जी बिल्कुल, आपको बताया मुल्तान में यूसी 43 के इलाका मकीन वासा के खिलाफ फट पड़े। इलाका 3 साल से सीवरेज के पानी का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। मोहम्मद मकसूद अपडेट करेंगे। बिल्कुल, ये यूसी 43 का इलाका है जहां पे इस इलाका मकीन जो है वो सरापा एहतजाज है वासा के खिलाफ। उनका कहना है कि 3 साल से जो उनकी गलियां हैं वो तालाब का मंजर पेश करने लग रही हैं, क्योंकि गटर का जो पानी है वो गलियों में आ गया और उसके साथ साथ जो है उनके घरों में भी दाखिल हो रहा है, जिसकी बाइस जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। और यही पानी जो है उनके पीने वाली टूटी में भी जो है वो आ रहा है। इसी वाले से हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है। बताइएगा कितने अरसे से ये है और वासा हुकाम को आपने कोई दरखास्त वगैरह की इसके लिए? जी सर, हमने 3 साल हो गए हम इसके धक्के खा रहे हैं। 200 ये 17 हल्का है, मल्लाह रहीमाबाद है, चूड़ी घर के साथ लगता है। हमने वासा वालों को क्या, बड़े छोटों को कहा है, भाग के थक गए हैं। हमारा तो ये हिसाब है कि फौत की हो जाए तो कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। हम तो ना मरने के हैं ना जीने की है। हमारे छोटे छोटे बच्चे घर बार सब बेकार हो गए, बीमार हो गए। हम लोग कोई सुनने वाला नहीं। हमारे कई कारपोरेशन वाले हैं, सारे इसमें बुट्टे लगे हुए हैं। क्या है कि कोई भी नहीं आता। एक हफ्ता वो कूड़े पड़ा है, गंद पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं आता, कोई पूछने वाला। अपने बहाने सफा कराते हैं, अपने घर बार सफा कराते हैं, अपने घरों के आगे जिनको इनको पैसा मिलता है वहां जाके ये काम कराते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे कारपोरेशन का अमला भी और वासा का अमला भी यहाँ पे रिहाइश पजीर है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस इलाके को नजरसानी नहीं की जा रही। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कार लाहौर से आती है या वासा हुकाम से आती है, जी काम हो गया है, हम कहते हैं नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ गलत बयानी हो रही है। यहाँ के एसडीओ भी मौके पे आते हैं, गलत बयानी करते हैं, मोटर का बहाना देते हैं, जनरेटर का बहाना देते हैं। और कारपोरेशन का अमला इतना नाहल है कि यहाँ के इलाके के जो लोग हैं वो अपने बहाने साफ करा रहे हैं, अपने घर पर मुलाजमों का काम पे रखा हुआ है, इलाके का काम नहीं होता है। एक झाड़ू वाले को सुपरवाइजर बनाया हुआ है जो अपने घर के काम कराता है और यहाँ के काम नहीं कराता। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो इलाका मकीन है आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। मुल्तान के बासियों को पीने के साफ पानी के लिए अभी मजीद 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। एमडी वासा नासिर इकबाल ने कहा कि शहरियों की शिकायत का हमें एहसास है। वासा का साफ पानी के लिए 1 अरब रुपए की स्कीमें शुरू की जाएंगी। जनवरी के पहले हफ्ते में वर्किंग का आगाज भी कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं, बिलाल नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल बताएगा।
جی بالکل، صاف پانی کے حوالے سے بات کریں تو جیسے کہ شہر اولیاء کے باسیوں کو صاف پانی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا تھا اور اس حوالے سے مختلف علاقوں سے شکایات بھی آئی تھی، لیکن اب اس حوالے سے واسا کی جانب سے شہریوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ جو صاف پانی کے حوالے سے معاملات ہیں ان کو جلد بہتر بنا لیا جائے گا۔ واسا 1 ارب سے زائد کی جو ترقیاتی اسکیم ہے، اس میں واٹر سپلائی کی اسکیمیں شامل ہیں، وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ایم ڈی واسا ناصر اقبال صاحب، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے واٹر سپلائی کے حوالے سے، پانی مکس ہو کے آتا ہے گھروں میں، تو اس کے حوالے سے واسا کیا ورکنگ کرنے جا رہا ہے؟ کوئی نئی اسکیم آ رہی ہے تو کتنے اس کی اماؤنٹ کی ہے؟ ہم تقریباً 1 ارب روپے سے کی لاگت سے واسا شہر کی آؤٹ لفٹ جتنی واٹر سپلائی کے لائنز ہیں وہ چینج کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ٹینڈر ہو گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی 1 جنوری سے اس پہ کام شروع ہو جائے گا، جس میں حسن پروانہ، وارڈ سٹی سارا، تارک آباد، ولیت آباد، شریف پورہ، گلگشت، یہ تمام علاقے اس میں شامل ہیں۔ ان کی لائنیں ریپلیس کر دی جائیں گی۔ اس لائنوں کی ریپلیسمنٹ کے بعد جو مکسنگ کا عمل ہوگا وہ تو یقیناً ختم ہو جائے گا۔ اور جی جو پروجیکٹ ہے کب تک پایا تکمیل کو پہنچے گا؟ فنڈز آ چکے ہیں، اپروول ہو چکی ہے؟ جی، اس کی اپروول بھی ہو چکی ہے، اس کے ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں، اس کے پیسے بھی آ چکے ہیں۔ یہ تقریباً 2 سال میں یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے تو گا۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو ملتان کے باسیوں کو مشکلات کا سامنا ہے تو وہ حل ہوگا۔ اس وقت جن کو مشکلات کا سامنا ہے تو کوئی کمپلینٹ نمبر، کوئی شکایات کس طرح وہ درج کرا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کمپلینٹ سینٹر ہے، وہاں پہ وہ اپنی کمپلینٹ درج کرواتے ہیں، ہم ان کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ جی بالکل، اس حوالے سے ایم ڈی واسا ناصر اقبال کا یہی کہنا ہے۔ ٹھیک ہے بلال، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ صادق آباد میں بھی سردیوں میں اضافہ ہوتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے۔ کھانا پکانے کے لیے شہری مہنگی خشک لکڑی خریدنے پر مجبور۔ بات کرتے ہیں اس حوالے سے ملک جاوید انور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید بتائے گا۔ جی بالکل، جیسے سردی جو ہے وہ شدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب گیس کی لوڈ شیڈنگ میں بھی کافی اضافہ ہو گیا، تو شہری جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ کافی پریشان ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایل پی جی کے ریٹ وہ بھی آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب ہم جو ہے آج لکڑ منڈی لکڑی خریدنے کے لیے آئے تو خشک لکڑی کی قیمت بھی جو ہے وہ کافی اضافہ ہو گیا۔ شہری جو ہے وہ شدید پریشان ہے۔ مزید شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے گیس کے حوالے سے اور لکڑی کی قیمتوں کے حوالے سے؟ سر، ہم لکڑیاں یہاں پر خریدنے آئے ہیں تو یہاں پر آج کل کا جو ریٹ چل رہا ہے تقریباً 500-600 کے قریب چل رہا ہے، اور جو پچھلے سال جو ہمارا ریٹ چل رہا تھا 400-350 کے قریب تھا، اور نہ ہی شہر میں گیس کا مطلب چل رہی ہے نہ ہی آ رہی ہے۔ سر، لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے اور حکومت کو چاہیے کہ لکڑیوں میں ریٹ میں یہ اضافہ مطلب جو ہے اس کو کم کر دیں اور اس کی گیس کی لوڈ شیڈنگ اس کو ختم کر دیں۔ گیس لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے، اور اس سے متعلق آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ بہاول نگر کا رخ کریں گے۔ انڈے بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگے۔ انڈے کی قیمتیں 195 روپے فی درجن تک جا پہنچی۔ دیسی انڈے کی قیمت 220 روپے فی درجن ہو گئے۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے رانا فیصل بتائے گا۔ ہاں جی بالکل، سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی انڈے کے ریٹس میں جو ہے ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے۔ شہری جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ انڈے کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 4 روز پہلے جو ہے وہ ریٹ جو 160 روپے 155 روپے تھا، لیکن اب جو ہے 200 روپے اور 195 روپے جو ہے درجن پہ پہنچ چکا ہے۔ شہری جو خریدار جو یہاں پر آ رہے ہیں کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک شہری جو ہے وہ موجود ہے، ان سے مزید ہم جانتے ہیں۔ جی بھائی جان بتائیے گا کہ ریٹس وغیرہ جو ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ریٹ سر پچھلے ہفتے آئے تھے تو 165 روپے 160 روپے سے ابو نہیں تھا، تو آج آئے ہیں 3 دن بعد تو 195 روپے درجن۔ تو اگر نسبت لگائی جائے کہ ہمارا پچھلے سیزن میں یعنی کہ جو پچھلی سردیاں گزر گئی ہے 2019 میں، تو اتنا ریٹ نہیں ہوا، کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوا کہ 200 روپے درجن ہم انڈا لیں گے۔ تو اس میں پتہ نہیں غلطی کس کی ہے جو اتنا مہنگا انڈا ہو چکا ہے۔ ہماری انتظامیہ یہ کنٹرول نہیں صحیح کر رہی ہے، ایسوسیشن جو پولٹری ایسوسیشن ہے وہ ریٹ نہیں دے صحیح رہی۔ تو اگر ہم منڈی میں بھی جائیں، سبزی لینے بھی جائیں تو اس کے ریٹ بھی آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ تو عام آدمی کیا کرے، غریب آدمی کیا کرے، کیسے کھائے؟ تو اتنی مہنگائی کے ہوتے ہوئے غریب آدمی جو 500-600 روپے مثلا 500-600 روپے دیہڑی کما سکتا ہے تو وہ کیسے اتنے مہنگے ایک درجن انڈے کیسے لے کر جائے جو 200 روپے ہو چکے ہیں؟ ہاں جی بالکل، سب سے بڑا سوال کیا جائے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ رحیمہ خان کے نواحی علاقے موزہ خیرپور اور تستی ٹبے مہارا سے گزرنے والی عباسیہ نہر کے اوپر بنے پل کی حفاظتی دیواریں مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ عامر بھٹی اپڈیٹ کریں گے۔
जी बिल्कुल, रहीम यार खां के नवाही इलाके मौजा, खैरपुर और बस्ती है टिब्बी महारा, इसके करीब से ही नहर गुजरती है, अब्बासी नहर। इसके ऊपर ये पुल है, मसरूफ पुल है, लेकिन जो इसकी हिफाजती दीवारें हैं मुकम्मल तौर पे टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, मुकम्मल तौर पे गिर चुकी हैं और किसी भी वक्त ये पुल जो है इस दीवारें ना होने की वजह से जो यहाँ से राहगीर है या फिर जो ट्रैफिक गुजरती है किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इसी हवाले से जानते हैं इलाका मकीनों से कितने अरसे से ये सूरत हाल बनी हुई है, आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना है और कितनी मरतबा यहाँ पे इस तरह के जो है अफसोसनाक हादसा पेश? जी 7 साल हो चुके हैं, ये पुल टूटा हुआ है, 2-3 बार यहाँ वाक़ये हुए हैं और भारी नुकसान भी हुए हैं। हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये पुल बना कर दिया जाए। अच्छा, ये भी बताएगा कि इस हवाले से जो मुकामी इंतजामिया है वो कभी यहाँ पे आई इस पुल के हवाले से कोई काम करने के हवाले से, या फिर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या फिर जो सियासी? अभी तक कोई नहीं आया, बातें सब इलेक्शन वाले दिन करके जाते हैं, लेकिन यहाँ आता कोई नहीं है, आवाम की सुनता भी नहीं है कोई, आवाम की कोई भी नहीं सुनता। और ये आवाम परेशान। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। लियाकतपुर का रुख करेंगे। तरंडा मोहम्मदपुरा मोहल्ला संदा में सीवरेज का गंदा पानी नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। अपडेट करेंगे इस हवाले से हसन महमूद। हसन बताएगा। मैं तरंडा मोहम्मद पना मोहल्ला सिंधा में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो सीवरेज की अबतर सूरत हाल है वो यहाँ देखी जा सकती है कि मोहल्ला सिंधा की जो मेन गली है यहाँ पे सीवरेज का कई जो साल हैं यहाँ पे इसमें सीवरेज का गंदा पानी ठहरा हुआ है, जिसकी वजह से लोग जो हैं शदीद परेशान हैं। ताफुन भरा यहाँ पे माहौल है, लोगों के घरों के आगे पानी होने की वजह से उनके जो दरवाजे हैं वहाँ पे लोगों को आमदोरफ्त में यहाँ पे शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि जहाँ तक निगाह जाएगी यहाँ पे सीवरेज का जो गंदा पानी है वो देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये मस्जिद का दरवाज़ा है, मस्जिद के दरवाजे के आगे जो है ये सीवरेज का गंदा पानी ठहरा हुआ है। इलाका मकीन शदीद परेशान है। यहाँ पे इलाका मकीनों से हम जानते हैं, एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। बाबा जी दसे सो इस सीवरेज का पानी कितने अरसे के था घर खड़े? साल थी गए ये पानी खड़े दे खड़ो, चाहे साल मुकम्मल पानी सीवरेज यो पानी गंदका जरा इवें से में सारे चाहे दफा मस्जिद को आबाद की खड़ो, चाहे दफा ढट्ठन तो चाहे दफा बनाई है। आखिर तुसा लोग मस्जिद वास्ते नमाज पढ़ने वास्ते में देओ से एक गंदा पानी है, कपड़े खराब क्या नहीं थी? क्यों नहीं खराब थी? क्या करो मरीज को का नहीं गिनते मान सकते। अच्छा मरीज ऐसा बंदे घर। एक और शहरी है, इनसे जानते हैं। शदीद परेशान है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दुनियापुर वार्ड नंबर 7 और 8 में सीवरेज सिस्टम तबाह हो चुका है। दुनियापुर से अपडेट करेंगे याकूब ताहिर। मैं इस वक्त दुनियापुर के वार्ड नंबर 7/8 में मौजूद हूं। यहां पर जो है 2 से 3 माह कबल जो है सीवरेज लाइन डाली गई थी, जो कि यहां पर नाकिस मटीरियल डालने की वजह से कुछ अरसे के बाद ही इसी तरह बंद हो गई, जिसकी बंद होने की वजह से पूरी गली के अंदर जो है सीवरेज का गंदा पानी फैल गया, जहां से कि राहगीरों को गुजरने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी रोड से लोग जो है दुनियापुर शहर से देही इलाकों में आते जाते हैं और यहाँ पर ये सूरत हाल होने की वजह से उनका गुजरना भी मुहाल हुआ हुआ है। इस वक्त कुछ अहले इलाका सरापा एहतजाज है, मेरे साथ मौजूद है। मजीद इन्हीं से जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और ये इसके बारे में क्या कहते हैं। ये 2-3 महीने से पानी थी नहीं और दोबारा सही नहीं बनाई, पानी खड़े, आने जाने वाले बहुत परेशान हैं और नमाजी लोग तंग है। बराए मेहरबानी करके ये रास्ता सही बनाए। जी बिल्कुल, जैसा कि बुजुर्गों ने बताया कि यहाँ पर नमाजियों को भी शदीद परेशानी का सामना। अपडेट किया, आपका शुक्रिया। खानपुर का रुख करेंगे। कदीमी रेलवे हॉकी ग्राउंड में सीवरेज का गंदा पानी जमा है। अपडेट करेंगे जिशान डोगर। जी बिल्कुल, कदीमी हॉकी ग्राउंड जो रेलवे कॉलोनी में वाक़या है, मैं इस वक्त वहाँ पे मौजूद हूँ। इस हॉकी ग्राउंड की अगर बात की जाए तो इस हॉकी ग्राउंड में सीवरेज का गंदा पानी जो है छोड़ा गया है और इस सीवरेज के गंदे पानी ने जगह जगह ताफुन फैलाया हुआ है। और इस ग्राउंड में जहाँ पे कोई खुश्क जगह है वहाँ पे जानवर बांधे गए हैं यहाँ के अहले इलाका की जानिब से, लेकिन इंतज़ामिया, रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से इसकी साफ़ सुथराई और सीवरेज का गंदा पानी बंद करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। ये हॉकी ग्राउंड मैं बताता चलूं इतना कदीमी है कि इंडिया और पाकिस्तान की जूनियर जो वो हॉकी टीम है उनका एक दफा यहाँ पे मैच भी हो चुका है, लेकिन इस रेलवे ग्राउंड के हवाले से अभी तक रेलवे इंतजामिया की जानिब से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सरगोदा में मेला मंडी ग्राउंड की सुनी गई। साल से वीरान ग्राउंड की तामीर और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। रोही ने उसकी खबर पर इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है। ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीला अपडेट करेंगे। सरगोदा में मेला मंडी ग्राउंड की सुनी गई और साल से वीरान पड़े ग्राउंड की तामीर और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है।
रोही न्यूज़ की खबर पर ज़िली इंतज़ामिया भी मुतहरिक है और इस हवाले से यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक समेत दीगर तफरीह की सहूलियात शहरियों को फराहम की जाएंगी, ताकि जो ये वीरान ग्राउंड पड़ा था जहाँ पर शहरी नहीं आते थे, अब दोबारा यहाँ पर वॉकिंग के लिए आएंगे, पार्क्स बनाए जाएंगे, बेंच लगाए जाएंगे। इस हवाले से जो ठेकेदार यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे बात करेंगे, कौन कौन सी तामीर मरम्मत यहाँ पर करवाई जा रही है। वॉकिंग ट्रैक बनाया जा रहा है जी अच्छे तरीके से, तकरीबन 1.25 किलोमीटर बनता है ये, और ब्लॉक डीवीडी ब्लॉक लगाया जा रहा है, बाहर कंक्रीट की जा रही है। उसके बाद यहाँ मतलब पौधे वगैरह लगेंगे, बेंचिंग लगेगी, जो भी लोग आएंगे मतलब उनकी सहूलियात के लिए, क्योंकि काफ़ी वीरान पड़ा था। इंतजामिया ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाल्लाह। और जल्दी पार्किंग के लिए भी हो रहा है ना, पौधे वगैरह लगेंगे, क्योंकि उनका फंड लैदा आया है पौधों का। वो फंड पौधे जो हैं वो मतलब फूलदार भी होंगे, साए वाले भी होंगे, वो उनकी ये जो 50 फुट इसके साथ रखी गई है जगह, इनमें वो पार्किंग की जाएगी और बेंचिंग की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा, प्लांटेशन की जाएगी, बेंच लगाए जाएंगे, इसके अलावा पार्किंग के लिए भी सहूलियात दी जाएंगी और जराये के मुताबिक तकरीबन अपडेट करने के लिए फसी शुक्रिया आपका। हुक्मरान जमात के मेंबर सूबाई असेंबली नदीम कुरैशी ने अपोजिशन अरकान को तरक्याती फंड्स न मिलना मकाफाती अमल करार दिया। कहते हैं अपोजिशन वाले अपने दौरे हुकूमत में हमें भी फंड्स नहीं दिया करते थे। जब हल्के की आवाम के कसूर का पूछा तो तर्जुमान वज़ीर आला ने मौके पे बदल दिया। कहने लगे कि अपोजिशन अरकान ने स्कीमें जमा नहीं करवाई थी, इसलिए फंड जारी नहीं हो सके। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। मुल्क में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और यूसुफ रजा गिलानी साहब यहाँ से प्राइम मिनिस्टर थे, इसी शहर से। तो यहाँ जो नून लीग के अराकीन उस जमाने में अपोजिशन के थे, किसी को फंड्स नहीं दिए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने किसी भी अराकीन असम्बली को फंड नहीं दिए। ये ज़रूर हुआ है कि अराकीन असम्बली से तजावीज़ ली गई हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो जिस तरह से हम लोगों ने स्कीम्स दी हैं, तमाम अराकीन असम्बली से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने स्कीम्स ली हैं। बाज़ लोगों को पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का शौक होता है, तो वो चाहते हैं कि वो हर वक्त खबरों में रहें। तो मैं समझता हूँ खबरों में रहना और चीज़ है और हकाइक और चीज़ है। अहमद हसन ढेर साहब वहाँ से मुंतखब रुकन असम्बली हैं और उनको फंड दिए गए हैं, तो वो फंड वहीं हल्के में लगने हैं। मैं एक अर्ज़ करूँ आपको कि ये फंड्स अभी माजी की हुकूमतों की तरह अराकीन असम्बली को फंड्स नहीं दी जा रहे हैं, अराकीन असम्बली से सिर्फ तजावीज़ ली जा रही है। तजावीज़ अली हैदर गिलानी की क्यों नहीं? अली हैदर गिलानी अपनी तजावीज़ दें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को तजावीज़ दें, उनकी तजावीज़ उनकी एक्सेप्ट होंगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब वो तजावीज़ दिए बगैर उनसे पूछे, उन्होंने कोई रिटर्न तजवीज़ दी है, उन्होंने अपनी कोई स्कीम दी है, कोई प्रपोज की है कोई चीज़ कि जी मेरे हल्के में ये होना चाहिए। वो चूंकि अपोजिशन में है, उनकी ख्वाहिश है कि हम ये सिंपैथी लें लोगों से, हम लोगों के सामने। मुल्तान में वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और चेयरमैन नादरा उस्मान यूसुफ मुबीन का ऐसा इक़दाम। मुल्तान की आवाम की खिदमत के लिए नादरा दफ्तर 24 घंटे खुला रखा जाएगा। इसी पर बात करेंगे अली रियाज से। शहर मुल्तान के बासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि अब नादरा के दफ्तर 21 दिसंबर यानी कि सोमवार से जो है 24 घंटों के लिए खुले रहेंगे। और इस बात का जो फैसला है वज़ीर दाखिला शेख रशीद और चेयरमैन जो नादरा है उनके माबैन जो मुलाकात हुई है उसमें फैसला किया गया है कि 21 दिसंबर से ऑनवर्ड जो 24 घंटे नादरा खुले रहेंगे। सो मौजूद मुल्तान के में अली आर के नज़र कमिश्नर ऑफिस के नज़र जो नादरा दफ्तर है यहाँ पर, और शहरी खासी खुश है। मुझे तफसीलात जानते हैं शहरों से कि वो क्या कहना चाहेंगे 21 दिसंबर से नादरा दफ्तर 24 घंटे के लिए खुले रहेंगे। क्या कहेंगे आप? इकदाम है, उसकी वजह यह है कि जो लोग ऑफिस में जॉब कर रहे होते हैं वो इवनिंग टाइम में भी आके अपना आईडी कार्ड बनवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, निकाह रजिस्ट्रेशन कुछ भी है तो इजीली वो करवा सकते हैं। अदरवाइज ये होता था कि ऑफिस टाइम में वो आते थे तो उनकी प्रॉब्लम होती थी, वहाँ से भी छुट्टी लेनी पड़ती थी। तो ये कि 24 आवर्स का मतलब है कि आप किसी भी टाइम आके इवनिंग में भी, नाइट शिफ्ट में भी आप अपना आईडी कार्ड वगैरह जो अकॉर्डिंग टू जो पॉलिसी है उसके मुताबिक बना सकते हैं। 24 आवर्स खुले होने का फायदा ये होगा, आवाम भी खासी खुश है। शहर की जन्म से कहा जा रहा है कि वो जॉब हो। जी अली रियाज आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आपने फलदार दरख्तों की पैवनकारी तो देखी होगी, लेकिन अब पहली बार सब्जियों के पौधों की पैवनकारी का अमल भी शुरू हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं, अतुल्ला शारी हमारे साथ मौजूद है, अतर बताएगा। जी बिल्कुल ऐसे कि दरख्तों की फलदार, खासतौर पर दरख्तों की ग्राफ्टिंग पेवंदकारी तो हम सब ने सुनी और देखी है। पाकिस्तान में पहली मरतबा MNS ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में सब्जियों के जो पौधे हैं उनकी पेवंदकारी का जो है वो तजर्बा किया जा रहा है। ये एक कैसा प्रोजेक्ट है और इससे क्या फ़ायदा होगा, इसी के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर नज़र फरीद साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर हैं। सर फरमाइएगा, बड़ा अजीब तजर्बा है, नया तजर्बा है, क्या कर रहे हैं, मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे लिए नया है, दुनिया में तो ये 1920 से पहले से शुरू हो चुका है। साउथ ईस्ट एशियन, चाइना, जापान, कोरिया 95% जो वाटरमेलन है, तरबूज है, वो ग्राफ्टेड लग रहा है।
अब हमारे यहाँ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन लाइक आप जो टनल फार्मिंग है, एक ही टनल के ऊपर या ग्रीन हाउस सारा साल सब्जियां लग रही हैं। जमीन का टेम्परेचर 22-23 है, 24-25 है, वहां पर बीमारियां आ रही, हम खाद्य लगाए जा रहे हैं। ये है क्या ग्राफ्टिंग? ये ग्राफ्टिंग पेवंदकारी ये है कि आप जो जमीन से खुराक और पानी उठाने वाला हिस्सा है, उसको रूट स्टॉक कहते हैं, वो हो जिसमें कैपेसिटी ज्यादा हो, पानी की कमी कुताई, साल्ट की कमी कुताई, बीमारियों को फेस कर सके। ये तजर्बात ये घरों के लिए होम बेस्ड जो किचन गार्डनिंग है उसके लिए भी कामयाब है? जी बिल्कुल, बिल्कुल कामयाब है। और ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है, हाइड्रोपोनिक हो गई, ये वेजिटेबल ग्राफ्टिंग हो गई, ये फार्मर का हमने सर्वे किया है, उन्होंने कहा हाँ जी ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है और हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। अब होगा ये कि नीचे आपका जो ये बेस होगी, ये जड़ें होंगी, ये कद्दू की होंगी या पैठा कद्दू की होंगी, और उसके ऊपर जो है वो लग रहा होगा। बहुत शुक्रिया तलाशारी, आपने अपडेट किया। सोशल वेलफेयर ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में टेक्निकल ट्रेनिंग यूनिट बनाने के मामले पर पेशरफ्त न हो सकी। अपडेट करेंगे इस हवाले से सुहेरा तारिक। सुहेरा बताएगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ताहाल बुनियाद नहीं रखी जा सकी। डेडलाइन गुजरने के बावजूद भी मंसूबा अभी तक ताखीर का शिकार है। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हसन इकबाल ने अपने गुज़िश्ता विजिट के दौरान ये ऐलान किया था, कमा जारी किए थे कि ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर जहां पर मंशियात के आदी अफराद का इलाज किया जाता है, उनकी बहाली के लिए काम किया जाता है, वहां पर उनको हुनरमंद बनाने के लिए भी टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, ताकि वो वहां पर रहते हुए इलाज के साथ साथ कोई हुनर भी सीख सकें और बाहर जाकर बाइज्जत रोजगार जो है वो कमा सकें। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में जगह भी मौजूद है, 2 कमरे वहां पर मुख्तस किए गए हैं टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए, लेकिन वहां गए हैं। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट किया। महकमा इनहार सरगोदा की जानिब से नहरबंदी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जुनेद खान अपडेट करेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से नहर बंदी का शेड्यूल जारी हो गया है। 26 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक नहर बंदी की जाएगी। इसी हवाले से हमारे साथ सब इंजीनियर मोहम्मद सुलेमान गुजर मौजूद हैं। आइए इस हवाले से इनसे जानते हैं। सर जी, एलजेसी जो कि रसूल बैराज से जो है वो ऑफटेक होती है, इसकी जो 26 दिसंबर से है, जब वो बंदी हो जाएगी, जिसका मेन मकसद जो है वो बाल सफाई का होता है। जितने भी नहरें ये जो एलजेसी से ऑफटेक करती हैं, इन तमाम की सफाई जो है इस दौरानिए के अंदर की जाएगी, ताकि नेक्स्ट ईयर जो भी टेलों का पानी वगैरह है या वो शार्ट ना हो और तमाम जो ज़मींदारों को पानी जो है वो आसानी से अवेलेबल हो। जी, जैसा कि आपने सुना, सब इंजीनियर मोहम्मद सुलेमान गुजर साहब का कहना था कि ये जुनेद, आपने अपडेट किया और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए रोटी।